नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच देवदार के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था ब्रिजवासा। यहां सिर्फ 40-50 घर थे, लेकिन हर घर के बुजुर्गों की जुबान पर एक ही नाम था, छाया। उसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता था, बस कानों में फुसफुसाहटें होती। उस बौनी लड़की की वजह से ही ये गांव बदनसीब है। जिस दिन वो दिखेगी कोई न कोई मरेगा। उसके पैरों के निशान उलटे होते हैं। ऐसी तमाम बातें हवा में गूंजती रहती। छाया की लंबाई मुश्किल से 4 फीट रही होगी। वह न ज्यादा बोलती थी न हंसती थी। उम्र कोई 20 की थी, लेकिन चेहरा किसी 40 साल की औरत सा गंभीर और बुझा हुआ। वो गांव के आखिरी छोर पर एक टूटे हुए मकान में रहती थी, जो पुरानी सीढ़ियों के बीच खंडहर जैसा दिखता था। कभी कभी रात में जब सब सो चुके होते तो वो अकेली जंगल की तरफ जाती दिखाई देती थी, बिना किसी टॉर्च के, बिना डर के। एक रात की बात है, ब्रिजवासा में पहली बार बर्फ गिरी थी। चारों ओर सफेद चादर सी बिछी हुई थी। गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में डर था, क्योंकि बर्फ और छाया एक साथ कभी अच्छा संकेत नहीं देते थे। रात को 2 बजे गांव के बीचों बीच रहने वाली सुमति बूढ़ी की चीख सुनाई दी। लोग भागते हुए वहां पहुंचे। सुमति का चेहरा पीला था, आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, उसने मेरी खिड़की पर दस्तक दी थी। वो उल्टे पांव चलती हुई लौट गई। लोगों ने देखा, खिड़की के नीचे छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जो घर की ओर नहीं, घर से बाहर की तरफ जा रहे थे। छाया का नाम फिर से जुबानों पर आ गया। अगली सुबह गांव के स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर विक्रम नहीं आया। जब लोग उसके घर गए तो पाया दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह तोड़कर भीतर पहुंचे तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर कील से बचाओ और छाया शब्द खून से लिखा था। विक्रम की लाश पंखे से उल्टी लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे लटकाया नहीं बल्कि खींचकर वहां चिपका दिया हो। गांव में डर फैल चुका था। लोगों ने फैसला किया कि छाया को गांव से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन जब वे सब उसकी झोपड़ी तक पहुंचे तो दरवाजा अंदर से खुला था और छाया गायब थी। सिर्फ एक दीवार पर लिखा था, जिसने मुझे बनाया है अब वही तुम सबको मिटाएगा। आज से 20 साल पहले की बात है। गांव ब्रिजवासा में लगातार 7 दिन तक बारिश हुई थी। बिजली गिरने की डरावनी आवाजें, पेड़ों का टूटना और आसमान से जैसे नाराजगी बरस रही हो। उस समय गांव के सबसे दूर बसे घर में रहने वाली औरत शशि को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। गांव के लोग कहते हैं वो कोई सामान्य प्रसव नहीं था। जिस रात छाया पैदा हुई उसी रात गांव का मंदिर जल गया था। बिजली सीधे कालेश्वरी देवी की मूर्ति पर गिरी थी और मूर्ति 2 टुकड़ों में टूट गई थी। शशि ने जब अपनी बेटी को पहली बार देखा तो डर के मारे चीख पड़ी। बच्ची की आंखें जन्म से ही पूरी काली थीं, बिल्कुल पुतलियों से खाली, जैसे गहराई में डूबती हुई रात। बचपन में ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जब छाया सिर्फ 3 महीने की थी, तब पास की झील से एक आदमी की डूबी हुई लाश मिली। आंखें खुली थीं और मुंह में रेत भरी थी। जब वो 1 साल की हुई तो गांव का पुजारी पागल हो गया। वो चिल्लाता था, उसके अंदर कोई है, वो मुझे देख रहा है। छाया के चारों ओर अक्सर ठंडी हवा चलती, जबकि मौसम गर्म होता। गांव की औरतों ने कहा, ये बच्ची इंसान की नहीं लगती, ये किसी अधूरी आत्मा की कोख से निकली है। लेकिन शशि ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी बेटी को हर दिन देवी के मंदिर ले जाती, पूजा कराती, मंत्र पढ़वाती। लेकिन एक रात शशि भी गायब हो गई। छाया तब 7 साल की थी। लोगों ने खोजा, जंगल छाना, झील तक खंगाली, लेकिन शशि का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसके कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मां ने जो छुपाया अब वो सब देखेगा। छाया अनाथ हो गई। गांव वालों ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। किसी ने उसे अपनाया नहीं, लेकिन किसी ने उसे छुआ भी नहीं। लोग डरते थे,
जैसे वह कोई पिंजरे में बंद आग हो। पर एक रहस्य और था। गांव के पुराने दस्तावेजों में एक नाम 2 बार दिखता था, छाया, 1803 और फिर 1923 में। हर बार जब यह नाम किसी बच्ची को दिया गया, गांव में भयंकर आपदा आई, बाढ़, भूस्खलन और जानलेवा बीमारियां। अब फिर उसी नाम की बौनी लड़की गांव में है। क्या ये एक ही आत्मा है, हर बार नए शरीर में जन्म लेती है? क्या वो सच में मानव है? छाया जब 10 साल की हुई तो गांव के प्रधान ने जिद करके उसे स्कूल भेजने का आदेश दिया। शिक्षा से शायद इसका मन बदले, उन्होंने कहा, या शायद जो अंधेरा इसके साथ चलता है वो थोड़ा कम हो। लेकिन स्कूल का पहला दिन ही ब्रिजवासा के लिए कहर बन गया। सुबह 8 बजे छाया पहली बार स्कूल के गेट पर खड़ी हुई। नीली फटी स्कर्ट, पुरानी किताबें हाथ में और एक अजीब सा ताबीज गले में लटका हुआ। उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली थी। लेकिन उसकी परछाई, वो 2 थीं। छात्रों ने उसे देखा और चुप हो गए। कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया, वो वही है ना, शशि की बेटी? हाँ, वो जिसकी मां बिना सुराग के गायब हो गई थी। मास्टर विनोद ने, जो नए नियुक्त हुए थे, जब उसे देखा तो एक पल को ठिठक गए। बिल्कुल जैसी मेरी सपने में आती थी। यह बात उन्होंने बाद में बताई। कक्षा में छाया सबसे पीछे बैठी। पूरे समय उसकी आंखें ब्लैकबोर्ड पर नहीं बल्कि खिड़की के पार शून्य में लगी रहीं, जैसे वो कुछ देख रही हो जो औरों को नहीं दिखता। जैसे ही घंटा बजा और लंच ब्रेक हुआ, 3 लड़कों ने उसे घेर लिया। विक्की, रणजीत और कमलेश, गांव के शरारती लड़के। विक्की बोला, ओ बॉनी, काले आंखों वाली चुड़ैल, तुझे स्कूल किसने भेजा? रणजीत ने उसकी किताबें फाड़ दी। कमलेश ने उसका ताबीज खींचकर जमीन पर फेंक दिया। छाया ने सिर्फ एक बार उनकी तरफ देखा। एक गहरी, अनदेखी नफरत उसकी आंखों में थी। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की ओर देखा और फिर अपनी किताब उठाकर चली गई। 3 घंटे बाद छात्र खेल के मैदान में थे जब एक चीख गूंजी, रणजीत गिर गया। सब दौड़े। रणजीत का सिर पत्थरों से टकराया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पत्थर नीचे नहीं, ऊपर की ओर गड़े हुए थे। वो कैसे गिरा और पत्थर कैसे ऐसे लगे? कमलेश स्कूल से भागते वक्त एक खंभे से टकराया और बेहोश हो गया। विक्की, जो सबसे ज्यादा बदतमीज था, स्कूल से बाहर ही नहीं निकल सका। उसने चिल्लाते हुए मास्टर से कहा, वो मेरे पीछे चल रही है, उसकी 2 परछाइयां हैं, वो मेरी छाती पर बैठी है। लोगों ने देखा, उसकी कमीज अपने आप फट रही थी, जैसे कोई नजर नहीं आने वाली चीजें उसे नोच रही हों। जब सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा, विक्की फर्श पर पड़ा था। उसकी छाती पर 5 गहरे नाखूनों के निशान थे और वो गूंगा हो चुका था। मास्टर विनोद ने उस दिन के बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने गांव के रिकॉर्ड में एक बात लिखी, छाया सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो किसी भूली हुई चीज की याद है और उसने अपना पहला इशारा दे दिया है। स्कूल की पुरानी इमारत अब लगभग खंडहर बन चुकी थी। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। कहते थे वहां की छत गिरने वाली है, दीवारों में सांप रहते हैं और वहां से कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन एक दिन छाया वहीं चली गई, बिना किसी को बताए। गर्म हवा चल रही थी, आसमान सुनसान था। छाया की चाल धीरे धीरे उस पुराने ब्लॉक की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज जैसे एक बंद सुरंग में गूंज रही थी। इमारत के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर से लिपट गई, जैसे कोई उसे पहचानता हो और उसके लौटने पर मुस्कुरा रहा हो। दीवारों पर पुराने समय के स्केच थे, बच्चों के बने चित्र, भूरे पड़ चुके पोस्टर और एक टूटा हुआ आईना। वो आईना छाया की नजर में फंस गया, लेकिन उस आईने में छाया ने खुद को वैसे नहीं देखा जैसे वो थी। आईने में वो लंबी थी, बहुत लंबी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। उसके पीछे एक और छाया खड़ी थी, लहराती, सांस लेती, लेकिन आकारहीन। फिर अचानक आईने की सतह हिलने लगी, जैसे पानी में कुछ डूब रहा हो। और फिर आवाज आई, वो आई है, अब राज खुलेगा। छाया डर कर पीछे हटी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने में अब दिखा पुराना स्कूल, जहां छोटे बच्चे आग में जलते दिख रहे थे। उनमें एक लड़की थी जो लगातार चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे जिंदा मत जलाओ। छाया की सांसें तेज हो गईं। वो पहचान गई उस लड़की को,
वो वही थी, छाया, लेकिन किसी और जन्म में। उसने आईने में हाथ डाला, ठंडी लहरें उसकी उंगलियों से होकर गुजरीं और अचानक एक झटका लगा, जैसे बिजली शरीर में घुस गई हो। छाया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो वह स्कूल के बाहर थी। उसके कपड़े जल चुके थे और उसके हाथ में एक चीज थी, एक अधजली पुरानी डायरी। उस पर लिखा था, मुझे फिर से जला दोगे? इस बार मैं लौटूंगी। सिग्नेचर, छाया, 1807। गांव में इस दिन के बाद एक अजीब बात होने लगी। रात को जो भी आईने में देखता, उसे अपने पीछे कोई छोटी सी लड़की खड़ी दिखती। हर कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन उसकी सांसें जरूर सुनता। छाया अब बार बार उस डायरी को पढ़ती थी। कुछ शब्द धुंधले थे, कुछ पन्ने जल चुके थे, लेकिन जो लिखा था उसने उसकी नींदें छीन ली थीं। डायरी एक लड़की की थी, नाम छाया बिसेन, जन्म 1880। वो भी बौनी थी और उस पुराने स्कूल में पढ़ती थी। पहला पन्ना। आज मुझे क्लास में सबने चिढ़ाया। मास्टर ने कहा मैं भगवान की गलती हूं। मम्मी ने कहा मैं शनि का श्राप हूं। लेकिन मुझे लगता है मैं किसी और दुनिया से हूं। जब मैं अकेली होती हूं तो कोई मुझसे बात करता है, बिना मुंह के। छाया का गला सूख गया। ये वही अनुभव था जो वो खुद करती थी। कोई साया जो उसके कान में फुसफुसाता था, लेकिन दिखता नहीं। चौथा पन्ना। मैंने आज आईने में देखा, मेरी पीठ पर कुछ लिखा था, लाल अक्षरों में, तू अधूरी है। मैंने मां से पूछा तो उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। लेकिन मैं जानती हूं मैं कभी पूरी नहीं थी। कोई मुझसे कुछ छीन कर ले गया है। छाया को अब यकीन हो चला था, ये डायरी किसी आम लड़की की नहीं थी। ये उसी आत्मा की थी जो अब उसमें बस गई थी। 10वां पन्ना, आधा जला हुआ। आज स्कूल में आग लग गई। सब बाहर भाग गए। मुझे लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया ताकि भूत अंदर रह जाए, ऐसा मास्टर ने कहा था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। आग बढ़ती गई, मेरी चमड़ी जलती रही और मैंने शपथ ली, मैं लौटूंगी। जब कोई वैसा ही शरीर मिलेगा जैसा मेरा था, तब मैं अधूरी नहीं रहूंगी। छाया को अब सब साफ साफ समझ में आ गया। वो छाया बिसेन नहीं थी, लेकिन वो उसका दोबारा जन्म था। उस अधूरी आत्मा ने उसे चुना था, क्योंकि दोनों बौनी थीं, दोनों अकेली थीं और दोनों को ही समाज ने डरावनी चीज मान लिया था। गांव में अब और डर फैलने लगा था। पंडित मुरारी ने मंदिर में घंटी बजाई, मगर वो एक बार बजी, फिर टूट गई। रात को कुएं से किसी के बोलने की आवाजें आती, मैं लौट आई हूं। और कई बच्चे सपने में उसी लड़की को देखते, छोटी, झुलसी हुई पर मुस्कुराती हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, डायरी का आखिरी पन्ना जो अब तक गायब था, वो छाया को अगले दिन उसके तकिए के नीचे मिला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब मुझे बस एक बलिदान चाहिए और मैं पूरी हो जाऊंगी। पूर्णिमा की रात थी। गांव के आसमान में चांद पूरा था, मगर उसका रंग लाल था, लाल जैसे किसी ने उसे खून से रंग दिया हो। गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और सियार दूर जंगल से रो रहे थे। छाया ने उस रात किसी से बात नहीं की। वो बस अपनी डायरी ले बैठी रही, लगातार उसके पन्ने पलटती रही, जैसे कोई संदेश उसमें छिपा हो। तभी एक शब्द खुद ब खुद उभर आया, पीपल का पेड़। जहां सब शुरू हुआ, वहीं सब खत्म होगा। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो स्कूल जलने से पहले वहीं खड़ा था। अब वो पेड़ काला पड़ चुका था। उसकी शाखाएं सूखी नहीं थीं, बल्कि जले हुए हाथों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। छाया वहां पहुंची, अकेली। हवा बहुत तेज थी। पेड़ के नीचे की जमीन खुद ब खुद दरकने लगी। अचानक जमीन फटी और वहां एक गड्ढा बना। गड्ढे से आवाज आई, बलिदान कहाँ है? छाया डर गई। उसके कान में वो पुरानी आवाज आई, वही जो वो बचपन से सुनती आ रही थी, मुझे पूरी होना है, सिर्फ एक बलिदान और मैं जन्म लूंगी फिर से, पर इस बार पूरी। छाया समझ गई, आत्मा उसी के शरीर को पूरा बनाकर जन्म लेना चाहती है, लेकिन कीमत क्या होगी? तू खुद को दे दे या किसी और को चढ़ा दे, चुन ले। उसके हाथ में एक पुराना खंजर प्रकट हुआ, लोहे का नहीं, काले पत्थर से बना हुआ, और उसके बीच में एक आंख बनी थी। छाया रोने लगी।
उसे अपनी सहेली नीतू की याद आई, जो अकेली थी लेकिन हमेशा छाया का साथ देती थी। क्या वो उसे बलिदान कर दे? क्या वो इस आत्मा को पूरा होने दे या उसे रोके? पेड़ की जड़ें अब गड्ढे से निकलकर हवा में तैरने लगी थीं, जैसे वो छाया को अंदर खींचना चाहती हो। तभी पीछे से नीतू आई। छाया, क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? छाया चौंक गई। उसने खंजर अपने पीछे छुपा लिया। नीतू पास आई और बोली, देखो मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलें। लेकिन तभी पेड़ की एक जड़ ने नीतू के पांव को पकड़ लिया। छाया ने आंखें बंद की। वो चीखी, नहीं, मैं खुद को देती हूं, और खंजर को अपने सीने में घोंप दिया। खून की एक धार निकल पड़ी। गड्ढा तेजी से बंद होने लगा, लेकिन उस आत्मा की एक चीख गूंजी, तू अधूरी रही, मैं फिर आऊंगी। छाया की सांसें रुक गईं। लेकिन उसकी देह में से एक रोशनी निकली, जलती हुई मगर शांत। वो हवा में घुलती गई। नीतू बेहोश हो गई। सुबह हुई। गांव में सब कुछ शांत था। छाया की लाश नहीं मिली, लेकिन उसके घर की दीवार पर एक लाल अक्षरों में संदेश था, इस बार अधूरी रही, अगली बार पूरी हो जाऊंगी। नीतू को होश आया तो वो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी, हाथ कांपते हुए, गला सूखा और यादें धुंधली। छाया वहां नहीं थी। पेड़ अब शांत था, पर उसकी जड़ों पर काली राख जमी हुई थी। नीतू जैसे ही वहां से उठने लगी, एक पत्ता नीचे गिरा और उसके गिरते ही जमीन से धीमी फुसफुसाती आवाज निकली, तू मेरी गवाह है, तू ही मेरा रास्ता बनेगी। गांव वाले मान बैठे कि छाया कहीं भाग गई, लेकिन नीतू जानती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में जाकर लाइब्रेरी की जगह खोदी, जहां कभी आग लगी थी। नीचे उसे एक पुराना पत्थर का चौकोर बॉक्स मिला, बंद और भारी। उसे खोलते ही एक गंध आई, जैसे जले हुए बालों और किसी पुराने जानवर की चमड़ी की। अंदर थीं कुछ चीजें। 1, एक अधजली गुड़िया जिसकी एक आंख गायब थी। 2, राख से भरी एक कांच की बोतल। 3, एक खुरदुरा पन्ना जिस पर लिखा था, जिस देह में पुनः मेरी अस्थियां मिलेंगी वही मेरा नया शरीर बनेगा। कुछ किलोमीटर दूर एक अनाथ आश्रम में एक नन्ही बौनी बच्ची पाई गई थी। नाम किसी को नहीं पता, उम्र लगभग 8 साल, और उसकी आंखें, एक काली, दूसरी बिल्कुल सफेद। वो बच्ची दिन में शांत रहती, लेकिन रात को उठकर बिल्कुल उसी तरह बात करती जैसे छाया की डायरी में लिखा था, मैं अधूरी नहीं रहूंगी, इस बार नहीं। एक रात अनाथ आश्रम की वार्डन नीलिमा ने देखा, वो बच्ची आईने से बात कर रही थी। आईने में उसका चेहरा बदलता रहा, कभी झुलसा हुआ, कभी खामोश, कभी हंसता हुआ, और अचानक आईने पर लिखा उभर आया, राख मेरी नहीं, दरवाजा है, अब खोलने का समय है। वहीं दूसरी ओर नीतू अब पागल सी हो गई थी। वो लोगों को रोकने लगी, उसे मत छूना, वो लौट आई है। पर कोई नहीं मानता। वो राख वाली शीशी लेकर मंदिरों में घूमती रही, पर हर जगह पुजारी घबरा जाते। एक तांत्रिक ने कहा, ये सिर्फ राख नहीं, ये काया बीज है, जहां भी ये जमीन से छुएगी वहां आत्मा अपनी देह बना लेगी। नीतू अब जानती थी कि उसे क्या करना है, या तो राख को पूरी तरह नष्ट कर दे या उस बच्ची को। नीतू अब एक ही मिशन में लगी थी, छाया की राख को हमेशा के लिए नष्ट करना। पर हर बार जब वो राख को आग में डालती, आग बुझ जाती या राख खुद हवा में उड़ जाती, और कभी कभी तो राख से फुसफुसाहटें आती, मुझे जलाया नहीं जा सकता, मैं आग से बनी हूं। नीतू ने फिर उस तांत्रिक से मदद ली जिसने उसे काया बीज के बारे में बताया था। उसने कहा, इस आत्मा का जन्म अग्नि से हुआ था, उसका अंत सिर्फ शून्य अग्नि से हो सकता है। शून्य अग्नि? हाँ, वो अग्नि जो न जलती है न बुझती है, सिर्फ खींचती है। वो केवल एक जगह है, पुराने शमशान की घाटी में, जहां पीपल और नीम साथ उगते हैं। नीतू राख को लेकर उस शमशान पहुंची। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, और घाटी की हवा भारी और काली थी। वहां जमीन पर एक गोल निशान बना हुआ था, और उसके बीच में काले पत्थरों का एक गड्ढा। जैसे ही नीतू ने राख वहां डाली, गड्ढे में आग नहीं लगी, लेकिन राख ढंसने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी वो बौनी बच्ची जो अनाथ आश्रम में थी, वो अचानक चिल्लाने लगी, मीलों दूर। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से धुआं निकलने लगा। छाया,
छाया, छाया, मैं जा रही हूं, वापस जा रही हूं। नीतू शमशान में खड़ी रही, पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने पलट कर देखा। छाया, वही पुराना झुलसा हुआ चेहरा, वही छोटा कद, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। नीतू, तूने मुझे मिटा दिया? मैंने तुझे मुक्ति दी छाया। नहीं, तूने मुझे अधूरा ही छोड़ दिया। अब मेरी जगह तू लेगी। और छाया की छाया नीतू के शरीर से जुड़ने लगी। नीतू चीखने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छाया की आत्मा उस शून्य अग्नि में खींच ली गई, लेकिन उसका एक हिस्सा, उसकी छाया, नीतू में समा चुकी थी। सुबह नीतू शमशान से बाहर आई, चुपचाप, भावशून्य चेहरा लिए। लोगों ने पूछा, सब ठीक है? उसने धीमे से कहा, हाँ, अब सब हमेशा के लिए ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई, उसकी एक आंख सफेद हो चुकी थी। शमशान से लौटने के बाद नीतू पहले जैसी नहीं रही। वो बोलती थी, पर धीमे और रूखे स्वर में। हंसती थी, पर उसकी हंसी में कोई आत्मा नहीं थी। गांव वाले अब उससे कतराने लगे थे। कहते, उसकी परछाई अब उससे तेज चलती है। एक रात नीतू अपने कमरे में बैठी डायरी पढ़ रही थी, वही छाया की जली हुई डायरी। तभी बिजली गई और कमरे की दीवार पर छाया नाचने लगी। पर वो नीतू की छाया नहीं थी। वो छोटी थी, मुड़ी तुड़ी और अपने आप चल रही थी। नीतू ने पूछा, तू कौन है? छाया बोली, मैं वो हूं जो तूने कभी मिटाया ही नहीं, बस बांट दिया। अब नीतू को एहसास हुआ, छाया की आत्मा उसमें जिंदा है और धीरे धीरे उसकी यादों को खा रही है। वो दिन ब दिन भूलने लगी, अपने माता पिता का चेहरा, अपनी पसंदीदा मिठाइयां, अपने सपने। अब उसकी नींदों में सिर्फ एक दृश्य आता, एक बौनी लड़की, राख से बनी हुई, उसके सिर पर हाथ रखे कह रही है, अब तू मेरी कहानी बनेगी नीतू। इस बीच अनाथ आश्रम की वो बौनी बच्ची भी गायब हो गई थी। एक रात सीसीटीवी फुटेज में बस इतना दिखा, वो बच्ची सोते सोते अचानक खड़ी हुई, अपने बिस्तर की चादर से अपने शरीर को लपेटा और फिर दीवार की दरार में समा गई। नीतू अब रोज आईनों से डरने लगी थी। कभी उसमें दो चेहरे दिखते, एक उसका और दूसरा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन आंखों में जलता अंधकार। गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगीं। बकरियां सुबह अपने कान फाड़कर मरी मिलती, बच्चों के खिलौने अपने आप घूमने लगते और हर दीवार पर छोटी छोटी उंगलियों के काले निशान दिखते। लोग डर गए, पर किसी ने नहीं समझा। छाया अब एक नहीं रही थी, वो कई हिस्सों में फैल चुकी थी। एक रात नीतू ने खुद को खिड़की में देखा, पर उसमें जो लड़की थी वो हंस रही थी। अब तू भी मेरी तरह बन चुकी है, अधूरी, बौनी, लेकिन हमेशा जिंदा। नीतू अब जान चुकी थी, छाया को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी आत्मा को उसके मूल हड्डियों से अलग किया जाए। पर दिक्कत ये थी कि वो हड्डियां अब राख बन चुकी थीं और वो राख अब नीतू के खून में बह रही थी। गांव के पुराने वैद्य ने एक रहस्य बताया, यदि किसी आत्मा का रक्त किसी शुद्ध प्राणी में प्रवाहित कर दिया जाए तो आत्मा भटकने लगती है और फिर उसे बांधना आसान हो जाता है। नीतू ने पूछा, शुद्ध प्राणी मतलब? एक ऐसा बच्चा जो जन्म से बोल न पाया हो, जिसका मन कभी छल कपट से न भरा हो और जो अब तक नींद में बातें नहीं करता। नीतू को याद आया, वो अनाथ आश्रम की एक बच्ची थी, रूही, गूंगी और मासूम, और अब तक हर बुराई से अनजान। नीतू ने तय किया, उसे अपना खून देना होगा, फिर छाया की आत्मा उस बच्ची में भ्रमित होकर उलझेगी और वहीं कैद हो सकेगी। सब कुछ रात में किया गया, एक गुप्त कमरे में जहां दीवारों पर राख से मंत्र लिखे गए थे। रूही को सुलाया गया और नीतू ने खुद की नस काटकर एक शीशी में रक्त भरा। जैसे ही रक्त बच्ची की नसों में गया, कमरा कांपने लगा, मंत्र अपने आप जलने लगे। नीतू चीखने लगी, उसका शरीर सिकुड़ने लगा जैसे बौना हो रहा हो। रूही की आंखें खुलीं, लेकिन वो खुद नहीं थी, वो छाया थी। पर अब वो उलझ चुकी थी, अपने ही शरीर में, अपने ही अस्तित्व में। उसके पास शक्ति थी, लेकिन दिशा नहीं। नीतू अब लगभग मृतप्राय थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। उसने अंतिम बार देखा,
रूही के अंदर बैठी छाया एक टूटे आईने में खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। गांव में फिर से शांति आ गई, लेकिन रूही अब कभी सोते हुए मुस्कुराती नहीं थी। वो अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ लिखा करती थी। मैं अब भी अधूरी हूं। रूही अब फिर से अनाथ आश्रम में थी। वही मासूम चेहरा, वही खामोशी, पर उसकी आंखें अब मासूम नहीं थीं। उनमें कोई और देख रहा था, एक ऐसी आत्मा जो कभी पूरी नहीं हो सकी। रात को जब बाकी बच्चे सोते, रूही छत की तरफ देखती रहती, मानो किसी से बात कर रही हो। एक दिन आश्रम की वार्डन ने देखा, रूही ने दीवार पर अपनी उंगलियों से राख से कुछ लिखा था। जिस पूजा ने मुझे अधूरा छोड़ा, अब वही मुझे पूरा बनाएगी। गांव में अब फिर से भय की लहर दौड़ गई। जहां रूही जाती, वहां अचानक मवेशी बीमार पड़ने लगे। मंदिर के दीपक खुद ब खुद बुझने लगे और बच्चों ने कहना शुरू किया, रूही के पीछे एक और लड़की खड़ी होती है, लेकिन वो बोलती नहीं, बस घूरती है। अब कहानी वहां पहुंची जहां छाया शुरू हुई थी, पुराने मंदिर की अधूरी पूजा। याद है, पुजारी की गलती से पूजा अधूरी रह गई थी, जिससे छाया की आत्मा अधर में अटक गई थी। अब रूही के भीतर की छाया चाहती थी वही पूजा पूरी हो, लेकिन इस बार उल्टी विधि से। रूही ने मंदिर जाना शुरू किया, अकेले, बिना बताए। एक रात पुजारी ने देखा, मंदिर में एक बौनी लड़की बैठे बैठे खून से मंत्र लिख रही थी। वो डर के मारे भाग गया, पर सुबह देखा मंत्र मिट चुके थे और रूही वहीं सोई हुई मिली, मुस्कुराते हुए। अब गांव के लोग डर के मारे घर छोड़ने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी, रूही अब बोलने लगी थी, पर उसकी आवाज में रूही नहीं थी। वो एक धीमा, सूखा स्वर था। अब पूरी होगी वो पूजा जिसमें तुम सब बलि बनोगे। गांव में हर घर के बाहर अब एक मिट्टी का दीपक रखा जाने लगा, रूही को रोकने के लिए। लेकिन रात होते ही वो दीपक बुझ जाता और किसी न किसी के घर से एक बच्चा गायब हो जाता। गांव अब लगभग वीरान था। रात का मतलब था दीपक बुझेंगे और कोई बच्चा फिर से नहीं लौटेगा। रूही अब पूरी तरह छाया बन चुकी थी। उसकी चाल में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्रतिशोधी लय थी। एक रात जब गांव का सबसे पुराना मंदिर अपने आप खुला, गांव के कुछ बचे लोग देखने पहुंचे। भीतर जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। रूही की आंखों से खून टपक रहा था और वो मंदिर की जमीन पर अपनी उंगलियों से मां लिख रही थी। उसी समय कहीं बहुत दूर एक पहाड़ी गांव में नीतू की धड़कनें फिर से चलने लगीं। हाँ, नीतू मरी नहीं थी। छाया की आत्मा ने उसका शरीर त्याग तो दिया था, लेकिन उसका अपना अस्तित्व उस राख से बनी रक्त रेखाओं में सुरक्षित बच गया था। एक सन्यासी ने उसे पाया था, वो जो मृत्यु और आत्माओं का संतुलन बनाए रखने वाले क्षितिज मठ से थे। उन्होंने नीतू से कहा, तू केवल पीड़िता नहीं, अब तू माध्यम है पुनर्संतुलन का। नीतू को तैयार किया गया एक विशेष अनुष्ठान के लिए, जिसमें वो अपनी चेतना को एक दीपक की लौ में बांध सकती थी। उसी दीपक में जो उस मंदिर की अधूरी पूजा के समय बुझा था। इस बार जब रूही ने अंतिम बार अपने मंत्र पूरे करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, तो देखा दीपक जल रहा था, बिना तेल, बिना बाती, सिर्फ अग्नि। रूही रुकी। उसने पूछा, तू कौन है? दीपक की लौ फड़फड़ाई और एक स्वर गूंजा, तू अधूरी थी, मैं अधूरी हूं। अब दोनों मिलकर पूर्ण होंगे या फिर जलकर एक हो जाएंगे। मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं। बाहर की दुनिया जैसे थम गई। रूही और नीतू, छाया और दीपक अब एक अंतिम युद्ध में बंध चुके थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।